हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9th का पार्ट 3 कृतिका से रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और भी मैं आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन डालूँगी जो आप लोगों को रस, छंद, अलंकार, व्याकरण इससे संबंधित होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है? हमारे शरीर को एक सपोर्ट के लिए रहती है। बिना रीढ़ की हड्डी के हम खड़े भी नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी जो है बहुत हमारे शरीर के लिए मजबूत है। उसी प्रकार हमारे समाज में जो लड़के और लड़कियां हैं इनका चारित्रिक इनकी जो वृद्धि है या चारित्रिक रूप से अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे समाज की क्या है? रीढ़ की हड्डी, संस्कारित होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे लड़के लड़की हैं आज के समाज के वो संस्कारित होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि वही इस समाज की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार शरीर में हमारे रीढ़ की हड्डी के बगैर हम चल फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उसी प्रकार हमारा समाज बिना संस्कारों के अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है रीढ़ की हड्डी? इसके जो लेखक हैं वह है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र कौन है? माथुर है। और यह क्या है? एक एकांकी है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं जगदीश चंद्र माथुर का। तो देखिए, जगदीश चंद्र जो माथुर हैं उनका जन्म 1917 में हुआ था और 1978 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सुपरिचित नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो खुर्जा जो है वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, मतलब उत्सव जो सांस्कृतिक उत्सव हुए उनमें नाटक लिखने का कार्य किया। ठीक है, निर्देशन और अभिनय करते थे। तो नाटक का लेखन भी करते थे, उनका निर्देशन करते थे और अभिनय भी करते थे, कलाकार थे। ठीक है, आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। सृजन मतलब आगे चल के शौक जो था वह क्या करने लगा? लेखन करने लगा। कविताएं, कहानियाँ हैं, एकांकियाँ हैं, ये लिखने लगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ठीक है, विविधता मतलब होती है अनेक प्रकार के चीज़ें हैं इनके नाटक में। अनेक प्रकार से सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, है ना, या अच्छाई हैं, ये सब इनके नाटक में देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ, मतलब जो इतिहास के जो नाटक हैं उनके साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे। व्यंग्य प्रधान एकांकी क्या रहे? चर्चित। ठीक है, अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। देखो, प्रमुख कृतियाँ इनकी क्या थी? कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीय, पहला राजा, यह क्या है? नाटक है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, यह दोनों क्या है? एकांकी हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका हमारा परिचय हो गया। अब देख लेते हैं इनकी जो बच्चों पाठ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन इनके इम्पोर्टेंट लगे कि आप लोगों को क्वेश्चन इन बताने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि इसमें एक जो मतलब लड़के वाले रहते हैं वह लड़की देखने के लिए जाते हैं और लड़की से विभिन्न प्रकार के क्या बोलते हैं? सवाल पूछते हैं। ठीक है, और उनका लड़का खुद जो है वह चरित्रवान नहीं था और इसलिए उमा ने क्या बोला कि आप अपने लड़के को देख लीजिए इसकी रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी नहीं है का मतलब ये है कि यह चरित्रवान है कि नहीं। मेरे चरित्र को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से परखा है। ठीक है, और अपने लड़के को भी देख लें, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था। ठीक है,
रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों थे। प्रसाद बात बात पर कहते थे एक हमारा ज़माना था, कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है। तो बच्चों ये देखो कि मतलब पहला ज़माना जो हमारा समय का क्या था, ज़माना था। तो भाई हर समय क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें आती हैं, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तो मतलब जो बीत चुका है पूर्व में, है ना, उसकी तुलना वो करते हैं आज के ज़माने में करते हैं तुलना। इस प्रकार की तुलना करना मेरी समझ में ठीक नहीं है। समय परिवर्तनशील है, वह तो चक्र के समान चलता रहता है। ठीक है, चक्र के समान चलता रहता है मतलब परिवर्तित होता रहता है। यह जरूरी नहीं कि अतीत की सभी बातें अच्छी हों, उनमें से कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ बुरी भी हो सकती हैं। अतः अतीत से जुड़कर वर्तमान की बुराई करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो अतीत की चीज़ें नहीं वो सभी अच्छी हों भाई, या वर्तमान की जो चीज़ें हैं कि वो सभी बुरी हों, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वर्तमान की चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। तो इस प्रकार से यह लेकिन करना तुलना करना यह उचित नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करती है। तो सबसे पहले क्या है कि रामस्वरूप जो है अपनी बेटी को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाई, लेकिन विवाह के लिए उन्होंने क्या किया, छिपाया कि मेरी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। तो यह क्या था कि लड़की, सभी लोग क्या बोलते हैं कि भाई लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, वो घर में काम करेगी और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो वो किसी के अत्याचार भी नहीं सहेगी। ठीक है, उसको पता रहेगा कि गलत क्या है और सही क्या है, वो जानकारी रखेगी। तो उसी प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए शिक्षा का छिपाना, यह विरोधाभास उनकी लड़की उमा की विवाह की समस्या को उजागर करती है। रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से कराना चाहते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद एवं उनका जो पुत्र है शंकर चाहते हैं कि उनकी बहू अधिक पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है, तो दोनों क्या चाहते थे कि उनकी बहू अधिक पढ़ी लिखी ना हो। वे कहते हैं कि बहू से ना हमें नौकरी करानी है और ना मेम साहब बना कर रखनी है। ठीक है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। अतः रामस्वरूप को विवश होकर अपनी बेटी की शिक्षा छिपानी पड़ती है। ठीक है, तो वह जी बोलते हैं कि भाई बहू को क्या करना, बहू को पढ़ लिख के क्या करना है। तो मेरा मतलब यही है कि बहू को अगर पढ़ लिखी जाएगी तो वो अपने अधिकारों को, है ना, अपने हर प्रकार की जो बातें रहेंगी, समाज की जो कुरीतियाँ रहेंगी उनका वो विरोध करेगी। ठीक है, और जो कम पढ़ी लिखी लड़की रहेगी वो सिर झुकाकर हर बात को मान लेगी। ठीक, तो इसलिए जो रामस्वरूप जो गोपाल प्रसाद जो थे वो अपने पुत्र की शादी कम पढ़ी लिखी लड़की से कराना चाहते थे। ठीक, आगे देखते। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। ठीक है, तो अपनी बेटी का रिश्ता क्या हो जाए, तय हो जाए, तो जो रामस्वरूप है वह अपनी बेटी उमा से किस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं और वह कहाँ तक उचित है। ठीक, अब देखते हैं आंसर। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित इसलिए नहीं है कि उमा शिक्षित एवं समझदार लड़की है। वह अपने पिता की बेबसी के आगे गोपाल प्रसाद एवं उनके बेटे शंकर के लिए बिकना नहीं चाहती है। ठीक है, उमा अपने पिताजी से कहती है, बाबूजी, जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते। ठीक है, लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। अतः उमा इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गोपाल प्रसाद विवाह को
बिजनेस मानते हैं। ठीक है, बिजनेस मतलब व्यापार। और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो एक क्या करता है, शादी विवाह को बिजनेस मानता है और दूसरा अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। तो आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं। ठीक है, तो अपने विचार क्या करना है, स्पष्ट करना है, बताना है। जी हाँ, क्या है कि हम दोनों के क्या है, अपराधी दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जब अपने बेटे शंकर के लिए बहू देखने हेतु रामस्वरूप के घर आते हैं, तब वे रामस्वरूप से विवाह की बात प्रारंभ करते समय कहते हैं कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अतः विवाह को बिजनेस कहना गलत है, क्योंकि विवाह बिजनेस ना होकर एक संस्कार होता है जिसमें पति पत्नी जीवन रूपी नौका को मिलकर पार करते हैं। अतः गोपाल प्रसाद अपराधी सिद्ध होते हैं। इधर उमा के पिता रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को विवाह का संबंध जोड़ने हेतु छिपाते हैं। अतः एक प्रकार से वे भी एक अपराधी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर के किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर के चारित्रिक कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर का विवाह करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कुछ प्रश्नों पर उमा स्वयं अपमानित समझती है। वह शंकर को पहचान लेती है कि यह वही लड़का है जो पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द घूम रहा था। तब उसे वहां से किस प्रकार भगाया गया था। एक बार तो एक किस तरह हॉस्टल की नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा गोपाल प्रसाद के उठकर चलने पर पुनः कहती है कि आप जरूर जाओ, लेकिन घर जाकर यह पता लगाना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ठीक है, तो वह चारित्रिक रूप से संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, है ना, समाज को कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है? तो चलिए हम देखते हैं। समाज को उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की की आवश्यकता है, ना कि शंकर जैसे आवारा एवं चरित्रहीन लड़के की जरूरत है। शंकर पढ़ा लिखा तो है, परंतु वह चारित्रिक रूप से कमजोर होने के कारण समाज को एक नई दिशा प्रदान नहीं कर सकता। इसके विपरीत उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है जो वर्तमान समाज को आगे ले जाने में समर्थ है। वह नारी की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वह रूढ़ियों एवं कुरीतियों का घोर विरोध करने वाली है। अतः कहा जाता है कि वर्तमान समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखते हैं रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी जो है कहानी है, उसकी सार्थकता कैसी है? ठीक है, क्या बोला गया है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। तो आप सबसे पहले यह याद रखना कि यह क्या है, एकांकी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रीढ़ की हड्डी खाली स्थान है या एकांकी है, कहानी है, नाटक है। तो क्या है यह? एकांकी। एकांकी क्या है? एक ही उस पर आधारित रहती है, एक किरदार, एक ही जो क्या बोलते हैं उसको, एक ही घटना पर आधारित। ठीक है, वह एकांकी जिसमें सामाजिक कुरीतियों का कुठाराघात किया गया है। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के लिए एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष एवं कम पढ़ी लिखी हो। वे सर्वगुण संपन्न बहू तो पाना चाहते हैं, परंतु अपने लड़के की कमियों को नहीं पहचानते कि हमारा लड़का कैसा है। उनका लड़का तो चरित्रहीन होने के साथ साथ शारीरिक रूप से कमजोर है। ठीक है, वो चरित्रहीन तो है लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है। अतः कहा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी सामाजिक विचारों की प्रतीक एकांकी है।
जिसके विचार अच्छे नहीं हैं वह कभी समाज का उत्थान नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो जो कथा वस्तु है उसके आधार पर कौन सा पात्र है जिनको एकांकी का हम मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो कथा वस्तु के आधार पर हम उमा को एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि एकांकी में वही एक ऐसी पात्र है जो सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने वाली है तथा सत्य बात को कहने वाली। वह लड़का तथा लड़की में भेदभाव नहीं करती बल्कि दोनों को समान रूप में मानती है। किसी कथा या एकांकी में लेखक जिस पात्र के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है वही कथा वस्तु का प्रमुख पात्र है। ठीक है, इस एकांकी में लेखिका ने अपने विचारों को उमा के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। तो दोनों की चारित्र की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, चलिए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल की चारित्र विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहले रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। रामस्वरूप संकोची स्वभाव होने के साथ साथ रामस्वरूप असत्यभाषी है। वे अपनी बीए पास पुत्री को मैट्रिक पास ही बतलाते हैं। ठीक है, तो असत्यभाषी है। दूसरा, वे तुरंत व्याकुल हो जाते हैं। रामस्वरूप क्रोधी स्वभाव के भी हैं। मेहमानों के लिए मक्खन न आने पर वे अपने सेवक रतन एवं पत्नी प्रेमा पर क्रोध प्रकट करते हैं। चौथे नंबर पर देखो, वह एक कर्तव्यनिष्ठ पिता भी हैं जो अपनी पुत्री का विवाह एक श्रेष्ठ एवं संपन्न परिवार में कराना चाहते हैं। अब देखते हैं गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। तो गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं देख लेते हैं। गोपाल प्रसाद एक रूढ़िवादी पुरुष है ना, मतलब रूढ़िवादी मतलब वह पुरानी बातों को मानने वाला। वे अपनी पुत्र के लिए वर्तमान में भी अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं लाना चाहते हैं। बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर रूढ़ियों को उजागर करते हैं। ठीक है, प्राचीन रूढ़ियों को उजागर करते हैं। दूसरा नंबर पर देखना, वे पुरुष की प्रधानता मानने वाले प्रमुख पात्र हैं। आज वर्तमान में जब लिंग भेद समाप्त हो गया है तब वे पुरुष को प्रधानता मानते हैं, मतलब पुरुष की प्रधानता मानते हैं। तो हमारा जो समाज है वो कैसा है? पुरुष प्रधान है। ठीक है, क्योंकि पुरुष की ही प्रधानता है। आगे देखते तीसरे नंबर पर देखो, वे दकियानूसी विचारों वाले व्यक्ति होने के साथ साथ अतीत से चिपके रहने वाले व्यक्ति भी हैं। ठीक है, दकियानूसी विचार जो खोखले विचार हैं जिनका कोई निरर्थक, ठीक है, उनके साथ साथ भी वे क्या है? अतीत में से चिपके, मतलब पुराने समय से जो रूढ़िवादियों से चिपके हुए लोग हैं। फोर्थ देखते हैं, वे आत्म प्रशंसक व्यक्ति भी हैं और आत्म प्रशंसा करने में उन्हें सुखानुभूति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। तो इस एकांकी जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है समाज से लिंग भेद मिटाकर समरूपता लाना है। यह एकांकी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इसमें इस बात का पर कुठाराघात किया गया है कि लड़का तथा लड़की में भेदभाव करना गलत है। लड़के के समान लड़की भी शिक्षा पाने के साथ साथ सम्मान की पात्र है। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी व्यक्तियों पर कटाक्ष किया गया है जो स्त्री शिक्षा को गलत मानता है तथा स्त्रियों को चौका चूल्हा तक ही सीमित रखना चाहता है। अतः एकांकी प्रमुख का उद्देश्य है समाज में समरूपता लाना, मतलब भेदभाव मिटाना, लड़के लड़की में भेदभाव मिटाना और समरूपता लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? तो जो हमारा समाज है इसमें उचित जो गरिमा, उचित स्थिति लाने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? ठीक है, यह करने चाहिए। आगे देखो,
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम उन्हें उचित शिक्षा, संस्कार एवं सम्मान देने का प्रयास कर सकते हैं। नारी की प्रगति का मुख्य आधार शिक्षा है। हमारे समाज में यदि नारी शिक्षित होगी तो समाज स्वतः ही प्रगति करेगा। वर्तमान में नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों से भी समाज में जागरूकता पैदा की जा रही है। सरकार भी उनकी शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ऐसा होने पर ही महिलाओं को समाज में उचित गरिमा प्राप्त होगी। तो चलिए बच्चों, ये मेरे क्वेश्चन थे आप लोगों को। 11 क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोग पढ़ के बताइएगा और इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा मेरा पढ़ाना आप लोग कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स में बताइएगा कि यदि आप लोगों को जिस पर भी वीडियो चाहिए हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वह वीडियो बना दूँगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।